गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका नीट का 4th पेपर था बच्चों। तो नीट का 4th पेपर मॉडरेट टाइप का था, पेपर अच्छा था। इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन भी थे और लेवल अच्छे वाले क्वेश्चन भी थे। तो सिंह सर का ये पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, इसी के तहत बच्चों हम लोग काम कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं और सारा काम इसी पे डिपेंड है। आप सभी को पढ़ने का अधिकार है, घर बैठे पढ़िए, फीस भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बैठे बैठे यूट्यूब से काम कर सकते हैं। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अलोंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी 55 मीटर पर सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड ऑफ मोशन, 6वां सेकेंड। यहाँ पर आओ, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग 55 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है, 6 सेकेंड में गेंद का कितना विस्थापन होगा। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये 6वां सेकेंड है, nth सेकेंड के लिए विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट h इज इक्वल टू होता है फार्मूला u माइनस हाफ जी 2t माइनस 1। ये h होता है डिस्प्लेसमेंट, u हो गया 55 माइनस g की वैल्यू 10 हो गई, 2 टाइम है 6 माइनस 1 मिल गया 55 और ये 5 और ये 12 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा 55 माइनस 5 इंटू 11 यानी कि आएगा 55 माइनस 55 इज इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, शून्य। ये देखो लिया गया है बच्चों एनसीईआरटी में पेज नंबर 18 पे, ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसी से फार्मूला ये डेरिवेशन होकर के हमें मिलता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड, वेग तथा चाल का संख्यात्मक अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो वेलोसिटी स्पीड भी बराबर होती है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है, तो वेलोसिटी कम होगी, स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड कर्व पाथ पे है तो वेलोसिटी कम होगी, इक्वल है तो बराबर हो जाएगी। तो ये आएगा आंसर लेस देन और इक्वल टू 1। तो इक्वल टू और लेस देन 1 ये आंसर हमें मिल जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये देखो पेज नंबर 14 पे ये एवरेज वेलोसिटी बताता है कि ये क्वेश्चन जो है ये यहीं से बना हुआ है, एवरेज वेलोसिटी का फंडा यहीं से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी 20, सेकेंड 1/3 विद वेलोसिटी 30, लास्ट 1/3 विद 40। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एक वस्तु पहली 1/3 दूरी 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरी 1/3 30 मीटर पर सेकेंड, अंतिम 1/3 40 मीटर पर सेकेंड से तय करती तो औसत वेग होगा। तो बच्चों देखो, इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है। अगर कोई पार्टिकल फर्स्ट 1/3 v1 स्पीड से, सेकेंड 1/3 v2 और थर्ड 1/3 v3 स्पीड से कवर करता है तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। अच्छा, अब इसमें जैसे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया बॉडी कहाँ जा रही है, तो इसका मतलब बॉडी एकदम स्ट्रेट जा रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसका यही मतलब हुआ। इसमें वैल्यू रखो, तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 3। v1 हो गया तुम्हारा 20, v2 30 और v3 40 हो गया। तो 20 30 40 अपॉन v1 v2 20 इंटू 30 प्लस v2 v3 30 इंटू 40 प्लस v1 v3 20 इंटू 40। ये आ जाएगा 3 20 30 40 अपॉन ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 800। तो ये आएगा 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन ये हो जाएगा 12 और 8 20 2600 आएगा, 2600 है ना। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया जाए, ये हो जाएगा 13,
तो 3 इंटू 3 इंटू 40, 13 तिया 39, 3 तिरका 9 त्रिक 27, लगभग देखो बच्चों आंसर मिल रहा है। अगर इसको हम 39 मान लें तो लगभग 3 बार जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 लगभग 27 आएगा। तो 27 के आसपास वाला आंसर यहाँ पे 28 है, तो सीधा सीधा 28 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडी ए बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम सेम पॉइंट विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ बी स्टार्ट 1 सेकेंड लेटर, देन टू बॉडीज आर सेपरेटेड एट एंड ऑफ नेक्स्ट सेकेंड बाई। दो पिंड ए बी समान बिंदु से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि पिंड बी 1 सेकेंड बाद चलना प्रारंभ करे तो अगले सेकेंड के अंत में पिंडों के बीच की दूरी क्या होगी। एक बॉडी ए है, तो ए जब चल रही है उसका एक्सीलरेशन 2 है, तो जैसे ए चल रही है अगर t बराबर 0 सेकेंड से, यानी कि 0 सेकेंड पे चली, तो दूसरी बॉडी t बराबर 1 सेकेंड से चलेगी, यानी कि इसके 1 सेकेंड बाद चलेगी। अब इसका भी एक्सीलरेशन कितना है, 2 है, तो इसके अगले 1 सेकेंड बाद दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अब बताओ, ये 1 सेकेंड बाद में चल रही है और ये 1 सेकेंड पहले चल रही है और उसके अगले सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, तो ये बॉडी बच्चों यहां से यहां तक 2 सेकेंड में पहुंच जाएगी, और ये बॉडी 1 सेकेंड बाद में चली है तो यहां से यहां तक 1 ही सेकेंड में जाएगी। अब इसकी डिस्टेंस s1 मान लो, इसकी s2 मान लो, तो s1 बराबर हमें मिल जाएगा हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, कैंसिल तो ये 4 आ जाएगा, और s2 हमें मिल जाएगा, यही फॉर्मूला लगाओ, हाफ at स्क्वायर, क्योंकि u बराबर 0 है, विरामावस्था रेस्ट में बोला क्या है, रेस्ट, तो u 0, हाफ at स्क्वायर, t बराबर यहाँ 1 सेकेंड हो जाएगा, 2 2 कैंसिल तो ये 1 आ गया। तो अब डिस्टेंस आ गया s1 माइनस s2, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई s1 माइनस s2, यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3 मीटर। थर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये क्वेश्चन बस यही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने सिंपल ये फार्मूला लगाया, इसी से लिया गया है। नेक्स्ट है, velocity of body moving along a straight line with uniform retardation reduces by 3/4 of its initial velocity in time t naught. Total time of motion of body till its velocity becomes 0 is, मतलब एक पिंड का वेग जो कि सरल रेखा में समान त्वरण a से चल रहा है, जो कि t नॉट समय में इसके प्रारंभिक वेग का 3/4 कम हो जाता है, पिंड की गति का कुल समय जब वेग शून्य ना हो जाए क्या होगा। एक यहाँ पे बॉडी है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एक्सीलरेशन, अच्छा रिटार्डेशन ए है, रिटार्डेशन ए है, तो अगर यहां पर इनिशियल वेलोसिटी यू मान लें तो क्या कह रहा है, टी नॉट टाइम में वेलोसिटी कितना हो जाता है, 3/4 इनिशियल वेलोसिटी का रिड्यूस हो जाती है। यहां से यहां तक जाने में 3/4 वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, तो बची कितनी, यहां पर फाइनल वेलोसिटी बची टोटल और माइनस रिड्यूस 3/4 यू, तो ये v आ गया u/4, इतनी वेलोसिटी बची। अब कह रहा है कि बॉडी के रुकने का वेलोसिटी 0 होने तक टोटल टाइम बताइए। तो अब बॉडी जब रुकेगी तो वो समय हमें निकालना है, तो उसमें फिर से लगा दो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो पहले तो यहां पर a निकालो, पहले इसमें लगाओ v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, तो v कितना हो गया u/4 u माइनस ए, और टी नॉट हो गया, तो ए टी नॉट इधर ले आओ, ये हो गया u माइनस u/4 3/4 u। तो यहाँ से एक्सीलरेशन हमें मिल गया, यानी कि रिटार्डेशन, ये माइनस लगाया है तो रिटार्डेशन है 3/4 u/t नॉट, ये रिटार्डेशन आ गया। अब कह रहा है रुकने तक टोटल टाइम बताइए, तो रुकने का मतलब ये हुआ कि v बराबर u माइनस ए टी निकालना है, v 0 हो गया है ना, और वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, u थी, एक्सीलरेशन यानी कि रिटार्डेशन 3/4 u/t नॉट निकला इंटू टी, इसको उधर ले जाओ 3/4 ut/t नॉट और इज इक्वल टू ये u आ गया, u कैंसिल हो गया तो t निकल आया 4/3 t नॉट।
ये पहला ऑप्शन मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन मिल गया बच्चों। ये भी क्वेश्चन यही यूटी हाफ ए टी स्क्वायर से फ्रेम किया गया है, बनाया गया। नेक्स्ट, ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड 3v, व्हाट इज हाइट निकालना है। एक गेंद मीनार की चोटी से नीचे की ओर v वेग से फेंकी जाती है जो कि पृथ्वी पर 3v वेग से पहुंचती है, मीनार की ऊंचाई बताओ। तो ये देखो, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u बराबर v हो गया और यहां पर v स्पीड 3v हो गई। हाइट निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो वह फाइनल वेलोसिटी 3v यानी कि 9v स्क्वायर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर हो गया 2gh। तो v स्क्वायर इधर ले आओ, 8v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया, तो h बराबर आया 4v स्क्वायर बाई g। देखो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आ गया। ये भी इन्हीं फार्मूले से लिया गया है, ये फार्मूला लगाया गया है, ए की जगह ग्रेविटी हो गया। नेक्स्ट है, ए बॉडी इज थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी v नॉट एंड अनदर बॉडी b साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, दे मीट हाइट h by 2, v नॉट इक्वल टू। एक पिंड ए का वेग v नॉट के साथ धरातल से ऊपर की ओर फेंका जाता है और कोई दूसरा पिंड भी उसी समय ऊंचाई h से नीचे गिराया जाता है, h by 2 ऊंचाई पर मिलते हैं यदि v नॉट बराबर है। देखो भैया, एक बॉडी और दूसरा पिंड b, ये b है, यहां से छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप का मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है और ए पार्टिकल ऊपर फेंका जाता है, इसकी वेलोसिटी v नॉट है और ये h by 2 हाइट पर मिलते हैं। यानी कि अगर टोटल हाइट h है तो ये h by 2 हो गई, ये यहां पर मिले, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, यहां पर मिल गए, तो ये भी हाइट h by 2 हो जाएगी, आधी आधी हो गई। तो अब देखो बच्चों, हमें यहां पर v नॉट निकालना है। तो जैसे ही b छोड़ा गया वैसे ही a फेंका गया। हम लोग को ये फंडा मालूम है, कोई भी दो पार्टिकल एक साथ फेंके जाएं और एक साथ कहीं मिल जाएं तो दोनों को मिलने में समय सेम लगता है। ये फेंका गया जैसे ही, वैसे ये गिराया गया, दोनों यहां पर मिल गए, तो a को यहां c तक पहुंचने में जितना समय लगेगा b को भी c तक पहुंचने में उतना ही समय t लगेगा। ये फंडामेंटल होता है। अब टाइम निकालो, तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम का फार्मूला यहां लगा दो, टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड v नेट। तो टोटल डिस्टेंस यहां टोटल हाइट h हो गई और टोटल स्पीड हो गई v नॉट प्लस 0 यानी कि v नॉट हो गया, ये टाइम हो गया। अब पूछा गया v नॉट बताइए क्या होगा, तो v नॉट निकाल लो। इस पार्टिकल को b से c तक मोशन ले लो, इस पार्टिकल जो ऊपर से फेंका जा रहा है इसका b से c तक मोशन ले लो और h बराबर लगा दो हाफ gt स्क्वायर। तो h हो गया b से c तक h by 2 और हाफ g और t स्क्वायर लगा दो यहां पे। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, हाफ कैंसिल हो गया, h g और t की वैल्यू ये रख दो h स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर। h कैंसिल हो गया, v नॉट स्क्वायर इधर ले जाओ, v नॉट स्क्वायर आ गया gh, तो v नॉट हमें मिल गया अंडर रूट gh। अंडर रूट gh मतलब सेकंड ऑप्शन आ गया बच्चों, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। ये देखो यहां पे फ्री फॉल का पूरा केस डिस्कस किया है, तो यही फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया। नेक्स्ट है, ए पार्टिकल इज कांस्टेंट टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम 30 मीटर। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड का बताना है। कह रहा है कि एक कण सरल रेखा में गति करता है, 10 सेकेंड बाद प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, इस समय में कण कुल 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो कौन सा कथन गलत है। चलो, एक पार्टिकल स्ट्रेट जाता है और रिटर्न करता है,
तो जाना और आना टोटल टाइम 10 सेकंड है और टोटल डिस्टेंस 30 मीटर है, तो गलत बताना है। अब पार्टिकल जहां से चला वहीं पर आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ये सही दिया है, हमें गलत करना है। एवरेज स्पीड होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 30/10, तो ये 3 आ गया, तो एवरेज स्पीड भी 3 है, ये भी सही है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल 30 यही गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जहां से चला वहीं पर आया 0, तो थर्ड ऑप्शन गलत है, और जो गलत ऑप्शन है बच्चों वही सही हो गया। ये ओल्ड एनसीईआरटी की बुक का आर्टिकल है बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकंड ऑफ मोशन, स्टोन रिमेन्स इन द एयर फॉर टाइम। कह रहे एक पत्थर विरामावस्था से गिराया जाता है, गति के अंतिम सेकंड में चली गई दूरी पहले 3 सेकंड में चली गई दूरी के बराबर है, तो वायु में कितने समय तक गिरा। देखो एक जैसे कि कोई हाइट है, एक पत्थर यहां से गिराया गया, तो जब ये गिर रहा है तो ये 3 सेकंड में जितना गिरा उसमें ये जो हाइट है h1 वो किसके बराबर है, रेस्ट से गिर रहा है u बराबर 0। तो ये जो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय लास्ट सेकंड मान लो टीएथ सेकंड, तो टीएथ सेकंड में जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस के बराबर है, ये हो गया h टीएथ, यानी कि टीएथ सेकंड में हाइट और स्टार्टिंग के 3 सेकंड में हाइट बराबर है बेटा, तो टीएथ सेकंड में हाइट इज इक्वल टू 3 सेकंड में हाइट h1, टीएथ सेकंड u 0 हो गया, तो टीएथ सेकंड फॉर्मूला लगा दो हाफ जी 2t - 1, और यहां पे लगा दो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू 3 रख दो, g/2 कैंसिल हो गया, 2t - 1 और 9 आ गया, 2t इज इक्वल टू 1 इधर ले जाओ 10 हो गया, तो टाइम आ गया t भैया कितना 5 सेकंड, यानी कि पार्टिकल हवा में यहां से यहां तक 5 सेकंड तक रहा, यही पूछा जा रहा है। इससे सेकंड आंसर सही आ गया बच्चों। ये भी देखो इन्हीं फार्मूले से लिया गया है, मोशन अंडर ग्रेविटी के जो फार्मूले हैं उन्हीं से बच्चों ये निकाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड 6.25 मीटर पर सेकंड डीएसिलेटेड एट रेट गिवन बाय 2.5 √v मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम रेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु 6.25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है जो कि दर 2.5 √v मीटर पर सेकंड से मंदित हो रही, तब वस्तु के रुकने का समय बताइए। यानी कि एक पार्टिकल यहां से चला तो इनिशियल वेलोसिटी है 6.25 और ये रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन हो गया 2.5 √v। अब कह रहा है ये कितने समय में रुकेगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो उसमें कितना समय लगेगा ये बताना है। यानी कि एसिलरेशन से वेलोसिटी लाना है, तो एसिलरेशन से वेलोसिटी लाने का मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो एसिलरेशन लिखो dv/dt इज इक्वल टू -2.5 √v, dt उधर ले जाओ, v के टर्म एक तरफ कर लो, dt एक तरफ, तो √v को v के साथ ले आओ, -2.5 dt। अब यहां पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 dv, इंटीग्रेशन करो, -2.5 √dt। अब देखो यहां इनिशियल वेलोसिटी थी 6.25, टाइम 0 था, लिमिट लगाएंगे, और फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, और यही वाला हमें टाइम निकालना है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, v की पावर -1/2 + 1 x की पावर n+1 अपॉन n+1, जो ऊपर वही नीचे, यानी कि 1/2 आएगा। लिमिट लगा दो 6.25 0, और इधर t आ जाएगा तो -2.5 × t। इसके बाद सॉल्व करते हैं बेटा आगे और थोड़ा सा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 0 को अपर लिमिट लगा दो, v की जगह रखो 0, -6.25 की पावर 1/2। अरे v की पावर -1/2 और 1/2 ही आएगा,
और -2.5t। ये आया बेटा, ये समझ आ रहा होगा ना। 1 + 1 - 1 + 1/2, तो v की पावर 1/2 है, 6.25 रखा 1/2 और 0 रखा 0। ये हो जाएगा -2, इसका अंडर रूट हो जाएगा 2.5 और इधर है -2.5t। 2.5 माइनस कैंसिल हो गया, t बराबर 2 सेकंड आ गया। 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। आंसर नंबर सेकंड मैच हो गया बच्चों। ये देखो यहां पर एक्सीलरेशन dv/dt से यही लिया गया है, इसी का इंटीग्रेशन किया गया, आ जाएगा। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा। ए मैन वॉक्स ऑन स्टेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड मैन ओवर इंटरवल 0 से 40 मिनट। एक आदमी अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर स्थित बाजार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। बाजार बंद पाकर तुरंत घर की ओर इतने किलोमीटर प्रति सेकंड चाल वापस लौटता है, तो 40 मिनट में आदमी की औसत चाल क्या होगी? देखो बच्चों, मान लेते हैं ये आदमी का घर और ये मार्केट है। तो घर से जो मार्केट की डिस्टेंस है, जाने वाली डिस्टेंस S1, वो है 2.5 किलोमीटर। और जब आदमी मार्केट की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड रहती है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर जाने की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। यहां देखा मार्केट क्लोज हो गई, तो ये घर वापस आया। वापसी में इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 7.5 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो 40 मिनट में एवरेज स्पीड निकालना है। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमें 40 मिनट मालूम है, लेकिन 40 मिनट में डिस्टेंस नहीं मालूम है। तो इसके लिए पहले हम घर से मार्केट तक का समय निकाल लें। वो समय देखें कितना निकलेगा। तो टाइम टेकन बाय मैन फ्रॉम होम टू मार्केट, इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये हो गया, घर से मार्केट का टाइम t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गया 2.5, स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो आवर में आ जाएगा आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। अब देखो बच्चों, 40 में से 30 मिनट तो मार्केट जाने में लगा दिया, बाकी 10 मिनट बचे। तो बाकी 10 मिनट में ये मार्केट से वापस घर की तरफ आएगा। तो 10 मिनट में ये वापस घर की तरफ S2 डिस्टेंस आएगा, यही हमें निकालना है। तो सेकंड हो गया कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम मार्केट टू होम इन 10 मिनट। ये डिस्टेंस हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हो गया 7.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम 10 मिनट, 10/60 कर दो तो आवर में भी हो गया, 0 कैंसिल। ये 1.25 किलोमीटर आ गया। 10 मिनट बाई 60 आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में दे रहा है। तो डिस्टेंस भी मालूम हो गई। अब थर्ड स्टेप लगा दो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 और टोटल टाइम। तो S1 आने की डिस्टेंस थी 2.5 किलोमीटर और S2 जाने की हो गई 1.25 और टोटल टाइम हो गया 40 मिनट बाई 60 कर देंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। 0 कैंसिल, 3.75 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 ऊपर चला जाएगा 3/2। अब ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 375/100 इंटू 3/2। 25 से कैंसिल करो, 25 एकन 25 और कितना, 12 बचेगा, 15 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो 45/8 आया, 45/8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया, देखो सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये तो एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, देखो ये लिखा हुआ है 2.10 एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। कह रहा है द एडजॉइनिंग कर्व रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्टिकल इट्स एक्सीलरेशन वैल्यूज OA AB BC निकालना है।
निम्न वक्र वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है, त्वरण OA AB BC के अनुदिश निकालना है। तो ये बेटा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो निकल आएगा। तो O से A में अगर हम स्लोप निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो स्लोप हो जाएगा y/x, तो y 10 है, x भी 10 है, 10/10 एक्सीलरेशन कितना आ गया 1। अब AB में निकालेंगे तो सीधा गया है, थीटा 0 हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन tan थीटा होता है, tan 0 0 हो जाएगा। B से C पर निकालेंगे, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन निगेटिव आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये हो गया 10 और अपॉन 40 माइनस 20, तो 20 आ जाएगा, 1/2 माइनस 0.5। तो पहला ऑप्शन देखो आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है उसका स्लोप एक्सीलरेशन देता है। ये देखो dv/dt यही स्लोप दिया हुआ है, देखो भाई स्लोप टेंजेंट vt कर्व एक्सीलरेशन देता है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इट्स फ्लाइट, एयर रेजिस्टेंस 0। एक गेंद उधर ऊपर फेंकी जाती है, कौन सा ग्राफ वेग समय प्रदर्शित करता है। देखो बच्चों, जब कोई पार्टिकल ऊपर फेंका जाता है तो v बराबर होता है फॉर्मूला u माइनस जी टी। वेलोसिटी टाइम निकालने, इसको लिख लो माइनस जी टी प्लस यू। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, टाइम एक्स एक्सिस पर है, तो स्लोप निगेटिव हो गया, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया। तो ये वाला ग्राफ हमें दिख रहा है, देखो इसमें देखो थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप निगेटिव हो गया, और ये हो गया सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव। बाकी ये हो नहीं सकता, ये वापस भी इधर आ रहा है। ये स्पीड का टाइम बन सकता है, जैसे वेलोसिटी टाइम है, ये वेलोसिटी टाइम ऐसे गया, तो ये स्पीड टाइम हो सकता है, वेलोसिटी नहीं हो सकता। इसमें लेस देन 90, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। तो केवल यही डी ऑप्शन बचा जो हो सकता है, ये भी यहीं से लिया गया है बेटा। आगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल is given by x बराबर t माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेयर x in मीटर t सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। किसी कण का विस्थापन x t माइनस 2 के होल स्क्वायर द्वारा दिया जाता है, जहां x मीटर में t सेकेंड में है, पहले 4 सेकेंड में दूरी बताना है, इसमें डिस्टेंस निकालना है। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखो बेटा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा सेम क्वेश्चन है। देखो जब डिस्टेंस निकालना होता है तो पहले स्टेप में हम लोग उसकी वेलोसिटी निकाल के 0 करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हमें यह मालूम हो जाए कि भैया पार्टिकल जब चल रहा है तो वेलोसिटी 0 होने तक कितने समय में चलता रहा स्ट्रेट। तो सबसे पहला काम वेलोसिटी 0 करो। वेलोसिटी 0 करेंगे कैसे? dx/dt निकालो, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर 0। यही वेलोसिटी है। अरे वेलोसिटी अच्छा निकाल लो। वेलोसिटी क्या करोगे? dx/dt से निकालोगे ना भैया, क्यों भाई? तो अब dx/dt यहाँ डिफरेंशिएशन करो तो 2x/n वाला फॉर्मूला t माइनस 2, ये आ गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तुम्हें 0 करना है, 0 करो, 2 0 नहीं होगा, t बराबर 2। अब 2 सेकंड में पार्टिकल रुक गया, यानी कि पार्टिकल O से A तक एक डायरेक्शन में 2 सेकंड में गया, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसके बाद वापस होगा बाकी 2 सेकंड में, टोटल 4 सेकंड में बोला गया है। तो 2 सेकंड जाने का हो गया, 2 सेकंड में वापस अपनी जगह आ जाएगा। यानी कि 2 सेकंड में अगर हम एक तरफ की डिस्टेंस निकाल लें, उसका डबल कर दें, तो जाना और आना टोटल डिस्टेंस निकल आया। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके। ये वेलोसिटी है, v की जगह लिख दो dx/dt 2t माइनस 2, तो dx बराबर आ गया 2t माइनस 2 dt। इंटीग्रेशन कर दो, समय 0 से 2 सेकंड लगा दो, जाने की डिस्टेंस 0 से x1 मान लो, जाने वाली x1 मान लो, तो आने वाली भी वही हो जाएगी। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 2 का हो जाएगा 2t, 0 से 2 कर दो, सॉल्व करो बच्चों, कितना आएगा देखो, x1 2, t की जगह 2 रखो, 2 स्क्वायर यानी कि 4/2, माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और माइनस 0 0 करेंगे
तो 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2 - 4 2, 2 2 जा 4 मीटर आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस है तो निगेटिव नहीं लेंगे, हम माइनस साइन छोड़ देंगे, तो 4 मीटर हो गया यहां से यहां तक जाना 2 सेकंड में, और 4 सेकंड में पूछा गया तो 2 सेकंड में जाना और 2 सेकंड में पार्टिकल वहीं आ जाएगा, तो आने में भी कितना लगेगा 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई x1 + x2 x नेट, ये आ गया तुम्हारा 4 + 4 8 मीटर आ जाएगा। 8 मीटर का मतलब सेकंड ऑप्शन मैच कर गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कह रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल टू 1। ये गलत है। अरे भैया अगर स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन से वापस भी तो आ सकता है, अब जाएगा वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, डिस्टेंस यहां ज्यादा हो गया, ये ऑलवेज इक्वल टू 1 दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब कह रहे द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फॉर पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन मे बी ग्रेटर देन 1, कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता। अगर पार्टिकल स्ट्रेट चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या तो हमेशा बराबर होंगे और या तो फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता, लेस देन 1 हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, इधर देख लो, सरल रेखा के अंदर चलते हुए कण के विस्थापन के परिमाण तय की दूरी का अनुपात सदैव 1 होता है, नहीं होता है। सरल रेखा के अंदर चलते हुए कण के विस्थापन के परिमाण और तय दूरी का अनुपात 1 से बड़ा भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है From a building, 2 balls AB are thrown with the same speed such that A is thrown upward and B downward, both vertically. If we have VA, VB are their respective velocities on reaching the ground, then बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। एक इमारत से 2 गेंदें AB समान चाल से इस प्रकार फेंकी जाती कि A ऊपर की ओर और B नीचे की ओर दोनों ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती। यदि VA, VB जमीन पर पहुंचने के वेग है तो बताना है कौन सा बड़ा कम या इक्वल। मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, इसमें A जो है U स्पीड से ऊपर फेंकी गई और B नीचे फेंकी गई, B इसी जगह से U स्पीड से नीचे फेंकी गई। तो अर्थ पे A की वेलोसिटी है VA पहुंचने पर और B की वेलोसिटी है VB, कौन कम ज़्यादा हमें ये बताना है। देखो बच्चों, हमें मालूम है कि अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट से जितनी स्पीड से ऊपर फेंका जाता है तो जब वो वहां वापस आता है तो उसकी स्पीड वही मिल जाती है। क्यों भाई, फंडामेंटल। अगर कोई पार्टिकल किसी भी जगह से कहीं फेंका गया और वो जा करके वापस उस जगह पर आ जाए तो जितनी स्पीड से फेंका गया वापस आने पर भी उतनी ही स्पीड होती है। अब देखो यहां पर जब ये बॉल वापस आई तो फिर से इसकी स्पीड u हो गई और इसकी भी u है, तो दोनों की स्पीड ये बराबर हो गई, तो अर्थ पे पहुंचने पर भी दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया बच्चों। अच्छा देखो, अब ये फ्री फॉल वगैरह वही फार्मूला लगाया गया है, लेकिन हम लोगों ने तो इसको ऐसे ही कर लिया बेटा फंडामेंटल से। नेक्स्ट, इफ ए बॉडी लूजेज हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑन पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेनेट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि एक बॉडी किसी वुडन ब्लॉक से जा रही है तो 3 सेंटीमीटर जाने पर आधी वेलोसिटी लूज हो जाती है, तो कितना और जाने पर वो रेस्ट में आएगी। यदि कोई वस्तु लकड़ी के गुटके से 3 सेंटीमीटर प्रवेश करने पर अपना आधा वेग खो दे तो विराम अवस्था में आने से पहले वो कितना अधिक प्रवेश करेगी। एक ये बॉडी है, ये चल रही है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, जब ये जाती है इसके अंदर तो 3 सेंटीमीटर जब जाती है ये, तो अगर यहां पर वेलोसिटी इसकी u है तो यहां पे आधी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, यानी कि यहां पर वेलोसिटी कितनी बचती है u/2। अब ये कह रहा है कितनी डिस्टेंस और चलने के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, तो A से B तक मोशन ले लो, फॉर्मूला लगा दो v² = u² - 2as। तो v यहां पर आधी अगर खो गई तो आधी ही बचेगी,
तो v की जगह u बाई 2 रखोगे, u स्क्वायर बाई 4 और u हो गया माइनस 2a और s की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई, तो 6a आ गया इधर, 3 2 जा 6a इधर ले आओ, ये उधर ले जाओ तो u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 4, 3 बाई 4 u स्क्वायर 6a आ गया। अब b से c तक मोशन ले लो बच्चों, b टू c जब जाएंगे तो फिर से यही फार्मूला लगा दो, तो यहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है और यहां पर u बाई 2 है तो u स्क्वायर बाई 4 हो गया, माइनस 2a और s डैश हमें निकालना है, इधर ले आओ 2a s डैश u स्क्वायर बाई 4 2a, यहां देखो 2a, ये a की वैल्यू रख दो यार, यहां से a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 6 नीचे ले आओ तो 3u स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 4 और s डैश और इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 4, u स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ, 3 2 जा 6 कैंसिल हुआ, s डैश कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ये और डिस्टेंस कितना चलेगा 1 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को बच्चों, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन x ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t along x axis given by x is equal to 90 square minus t cube where x is in meter t second. What will be position of particle when it achieves maximum speed along x direction? एक कण की स्थिति x बराबर 90 स्क्वायर टी क्यूब है जहाँ x मीटर में t सेकंड में x अक्षांश से अधिकतम चाल होने पर कण की स्थिति क्या होगी। एक पार्टिकल x डायरेक्शन में चल रहा है और x बराबर गिवन है 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, कह रहा है कि अधिकतम चाल मैक्सिमम स्पीड होने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बच्चों इसमें फंडा क्या होता है, जो चीज़ मैक्सिमम है वो कांस्टेंट होती है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इसमें मैक्सिमम स्पीड निकालो dx बाई डी टी, तो 18t माइनस 3t स्क्वायर आएगा। अब ये स्पीड मैक्सिमम हो गई तो मैक्सिमम का मतलब ये कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का मतलब फिर dv बाई डी टी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका डिफरेंशिएशन करो 18 आएगा, 3 2 जा 60 आएगा, तो t बराबर आ गया 3 सेकेंड। अब हमें ये निकालना है ना पोजीशन, तो ये t बराबर 3 सेकेंड इस में रख दो, x इज इक्वल टू में रख दो तो पोजीशन निकल आएगा। इसमें रखो x इज इक्वल टू 9 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, तो 3 तिरका 9, ये 81 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ये 54 मीटर आ गया बच्चों, 54 मीटर चलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। ये पेज नंबर 14 पे ये आर्टिकल दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी इसी से निकाला गया बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन सेमी सर्कल पाथ, रेडियस आर फ्रॉम O to A, then it moves parallel to Z axis covering distance R up to B, finally it moves along BC parallel to Y axis through distance to R, find ratio of distance displacement। एक कण R त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर O से A तक जाता है, फिर B तक Z एक्सिस के समांतर R दूरी तय करता है, फिर Y एक्सिस समांतर BC अंदिश 2R दूरी तय करता है, दूरी विस्थापन का अनुपात निकालना है। देखो बच्चों ये बोला गया एक पार्टिकल O से चलता है इस पाथ पे, सेमी सर्कुलर पाथ, रेडियस R है, तो O से A तक जाता है, फिर ये Z एक्सिस के पैरेलल A से B तक जाता है, फिर Y एक्सिस के पैरेलल यहां से ये 2R डिस्टेंस जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। डिस्टेंस पाथ लेंथ होता है, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस पाथ लेंथ, पाथ लेंथ का मतलब देखो यहां से यहां गया तो पाई आर डिस्टेंस कवर किया, रास्ते की लंबाई, फिर यहां से यहां तक गया तो आर डिस्टेंस कवर किया, फिर ये ऊपर गया तो 2R डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस आ गया पाई प्लस 3 और R कॉमन ले लो, ये तो डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं जरा।
डिस्प्लेसमेंट यहां से जब यहां गया तो ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट इनिशियल फाइनल हो गया, ये 2r हो गया, और x डायरेक्शन है तो 2r i कैप हो गया, वेक्टर फॉर्म में लिखो। फिर z एक्सिस के पैरेलल r गया तो z एक्सिस के पैरेलल r मतलब k कैप डायरेक्शन में गया। फिर y एक्सिस के पैरेलल 2r गया तो 2r j कैप गया। अब इसका मॉड ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड ले लो तो ये आएगा अंडर रूट में 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, 9r स्क्वायर यानी कि 3r आ गया। अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। डिस्टेंस ये है ना, और अपॉन में डिस्प्लेसमेंट कर दो 3r, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आ गया यहां पर पाई प्लस 3r बाहर होगा, r क्या होगा बाहर, तो r कैंसिल हो गया, 3 का डिवाइड कर दो, पाई बाई 3 प्लस 1 और बाई 1, तो 1 प्लस पाई बाई 3 रेशियो 1। सेकेंड ऑप्शन मैच किया बच्चों, सेकेंड ऑप्शन इसका जो है ये राइट ऑप्शन में आ रहा है। नेक्स्ट, ये ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि इन 1 सेकेंड पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूविंग इन सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। 1 सेकेंड में एक कण 1 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त पर चल रहा है, ए से बी जाता है, औसत वेग का परिमाण बताइए। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी का बुक है बच्चों। तो एक पार्टिकल ए से बी पर जा रहा है, यहां से यहां पर जा रहा है ना, 1 सेकेंड लेता है, 1 सेकेंड, और रेडियस है इसकी 1 मीटर। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल ये, फाइनल ये, डायरेक्ट डिस्टेंस हो गया 2r, r की वैल्यू 1 और टाइम 1 हो गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर सीधा सीधा आ गया, सेकेंड ऑप्शन आ गया बच्चों इसका, 20 नंबर का सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, a jogger runs along straight and level road for distance 8 km and then runs back to her starting point. The time for round trip is 2 hours. Which one of following statement is true? Average speed 8 km per hour, but not enough information to determine average velocity. Average speed 8, average velocity 8, average speed 8, average velocity 0, average speed 0, average velocity 8. एक धाविका एक सीधी और समतल सड़क पर 8 किलोमीटर की दूरी तक दौड़ती है और फिर अपने प्रारंभिक बिंदु तक दौड़कर वापस आ जाती है। इस पूरी यात्रा में 2 घंटे का समय लगता है, तो इनमें कौन सा कथन सत्य है, मतलब राइट बताना है। तो इसमें देखो बेटा, इसमें बोला गया कि एक कोई धाविका है, दौड़ करने वाली लड़की है, स्टेट लेवल में जाती है, ऐसे 8 किलोमीटर तक जाती है और फिर अपनी जगह वापस आ जाती है। इसमें टोटल टाइम 2 घंटे का लगता है, तो स्टेटमेंट बताना है। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एवरेज स्पीड होता है, टोटल डिस्टेंस हो गया 8 मीटर जाना, 8 मीटर आना 16, और टोटल टाइम 2, तो 8 किलोमीटर पर आवर हो गई टोटल स्पीड। और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बच्चों, जहां से ये पार्टिकल चला या जहां से ये लड़की चली वहीं से वापस आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला कह रहा है एवरेज स्पीड तो 8 है और इंफॉर्मेशन नहीं है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, एवरेज वेलोसिटी 0 निकल आया, तो ये गलत हो गया। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी 8 है, ये भी गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। एवरेज स्पीड 8 है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। चलो आगे चलते हैं। A man moves in on his motorbike with 54 km per hour and then takes a U-turn and continues to move same velocity. The time of U-turn 10. Find magnitude of average distance during U-turn. एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यू टर्न लेकर उसी वेग से आगे बढ़ता है। यू टर्न का समय 10 सेकंड है, तो यू टर्न के दौरान औसत थोड़ा बताइए। तो वो एक साइकिलिस्ट है, बाइक से जा रहा है ऐसे, वो जाता है और यहाँ से वापस लौटता है, तो
तो जब वापस लौटता है तो यहाँ का टाइम है कितना, 10 सेकेंड, मुड़ने में 10 सेकेंड लगता है। तो अब यहाँ पर एक्सीलरेशन बताना है, तो एक्सीलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम। अब जब यहाँ पर ये पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इनिशियल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और कितनी होगी, 54 किलोमीटर पर आवर है। तो 54 इंटू 5/18 कर दो तो ये मीटर पर सेकेंड मिलेगा, 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जाने की वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड और वापस आने की हो गई क्या, फाइनल, चूंकि वापस हुआ है डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो -15 हो गई मीटर पर सेकेंड, यहां पर रख दो। तो ये -15 हो गया और इनिशियल 15 था और टाइम टोटल लगा 10, 15 और 15 -30/10 तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है लेकिन वैल्यू हो जाएगी सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यही आंसर आ गया तुम्हारा, यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये dv/dt है, इससे लिया गया है, देख ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे आ जाओ। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट क्रॉसेस पॉइंट एट हाइट ऑफ 25 मीटर ट्वाइस एट एन इंटरवल 4 सेकेंड, द बॉल वॉज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ। जमीन को एक गेंद से ऊपर की ओर फेंका जाता है जो 25 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु को 4 सेकंड के अंतराल में 2 बार पार करती गेंद को किस वेग से फेंका गया, ये हमें बताना है। देखो एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया है ना, जब ये पार्टिकल फेंका गया तो ये हाइट कितनी है, 25 मीटर है। ये पार्टिकल यहां गया और यहां पर आया, मतलब यहां से यहां पर जाकर के इधर आ गया, कितना समय लगा, 4 सेकेंड। ये हाइट 25 हो गई। पार्टिकल जब फेंका गया तो 25 मीटर की हाइट पे 2 बार क्रॉस किया, जाना आना 4 सेकेंड में। तो 4 सेकेंड में मतलब एक तरफ का टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड, और दूसरी तरफ आने का टाइम भी कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया। डायग्राम थोड़ा सा नया बना दे, अच्छा सा। एक पार्टिकल ऊपर फेंका गया और ये कोई हाइट है कितनी, 25 मीटर। डायग्राम दोबारा बना देते हैं और फिर ये वापस आया तो टोटल ये 4 सेकंड लगा। तो एक तरफ जाने में 2 सेकंड लगा और इधर भी आने में 2 सेकंड लगा। अब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमें बताना है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए टोटल हाइट निकाल लो। तो इतनी तो 25 है, इतनी और निकाल लो, इतनी एच डैश मान लो। तो एच डैश हो जाएगा ½ GT²। बच्चों यहां से यहां तक निकाल लो, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो UT 0 हो गया, ½ GT², G 10 हो गया, टाइम 2 हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आया, 20 मीटर। यानी कि टोटल हाइट हो गई 25 + 20 45। एक तरफ की टोटल हाइट कितनी हो गई, यहां से यहां 25 और प्लस यहां से यहां पे 20 आ गया, 45। अब यहां U निकालना है तो यहां से यहां तक A से B तक मोशन ले लो। तो U वेलोसिटी का फार्मूला ही होता है, या लगा दो v² = U² - 2gh। यहां पर v 0 हो गया, U निकालना है 2g और h कितना हो गया, 45 हो गया। 45 दूना 90, U² आ गया 900। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हमें मिल गई, 30 मीटर पर सेकेंड। ये थर्ड ऑप्शन मिल गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब बाई इक्वेशन x = at + bt² वेयर a 15 and b 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3t = 3 सेकेंड विल बी। किसी कण की गति समीकरण x = at + bt² से रिप्रेजेंट है। इसमें बताना है भैया a15 b3 है तो तात्कालिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। तो इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, करो डिफरेंशिएशन, a + 2bt। तो a कितना हो गया, 15, b कितना हो गया, 3, और टाइम 3, 15,
3 तिरका 9 18, ये 33 आ गया, 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये देखो एवरेज वेलोसिटी पेज नंबर 14 पे दिया है, इसी से बच्चों ये लिया गया है। नेक्स्ट पोर्शन बच्चों आप लोगों को मिश्रा सर कराएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर कंपाउंड स्लैब। देखिए आपको बताया गया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया भी गया है कि अगर कंपाउंड स्लैब होती है तो समझ लीजिएगा सीरीज में जुड़ी होती और लिखा भी हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं। ठीक है, अब अगर सीरीज में है कंपाउंड स्लैब तो पहली वाली स्लैब हो गई और दूसरी वाली स्लैब हो गई, मटेरियल तो अलग अलग है बट इनकी थिकनेस इक्वल है, एरिया इक्वल है। ऐसी कंडीशन में आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2k1 k2 अपॉन 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। और बेटा इसमें पहले वाले की कंडक्टिविटी है 2k और दूसरे वाले की कंडक्टिविटी है 4k, और बेटा ये आ जाएगा हमारा 2k प्लस 4k। आपके पास ये आंसर आ जाएगा 8k/3। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन को हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। समान मोटाई और ऊष्मीय चालकताओं के दो अलग अलग विभिन्न पदार्थों से बने हुए संयुक्त पट्टिका जो हमारी है, मतलब ज्वाइंट करके सीरीज में हमने अब इसको एक कंपाउंड स्लैब को चिपका के रखा हुआ है। तो सीरीज सिस्टम का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए कहां से लिया गया है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 215 से लिया गया है। बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर पे जब आप देखते हैं तो आपका 26 में जो आंसर है देख लीजिएगा कि अगर हमें यूनिट ऑफ सिग्मा निकालना है, स्टीफेंस कांस्टेंट, तो स्टीफेंस कांस्टेंट का मतलब होता है E इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4 और टी। अच्छा E की कोई यूनिट होती नहीं है, तो ये आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा, टी की पावर 4 आ जाएगा, टी आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो क्वेश्चन का जो हमारा सही ऑप्शन आएगा, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। तो इसका मतलब राइट आंसर है बेटा इसका फर्स्ट वाला। क्वेश्चन कहां से लिया गया, स्टीफेंस लॉ, और एनसीईआरटी में प्रॉपरली इसकी यूनिट्स वगैरह लिखी हुई है, बस जूल पर सेकेंड को हम लोगों ने वहां पर वॉट लिख दिया है। तो बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा, पेज नंबर है 218। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, इनमें से हमें मैच द फॉलोइंग मैच करना है। तो कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है, उष्मा संचरण और माध्यम, मतलब मीडियम, हमें ट्रांसफर ऑफ हीट किस किस मीडियम में हो रहा है। तो आपके पास इसका जो सही आंसर आएगा, मैच कराते हैं, कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड मीडियम में होता है या हाईली डेंस लिक्विड में। कन्वेक्शन जो होता है वो आपका एयर में, कन्वेक्शन एयर फ्लूइड में होता है, मतलब वाटर में भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा हमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है, मतलब बी की मैचिंग हो रही है फर्स्ट से थर्ड से, और ए वाले की हो रही है फोर्थ से। ए की फोर्थ है, बी की थर्ड है, डन है ना, यहीं से क्लियर हो गया। लेकिन ये आपका थर्ड भी हो सकता है। रेडिएशन के लिए क्या होगा, रेडिएशन हमारा वैक्यूम, तो करेक्ट हो गया 2, तो सी आ जाएगा 2, मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है। एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये 100% एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है। तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करती है, तो उससे मतलब रिलेटेड टर्म हमें मैच करानी है। करेक्ट ऑप्शन इसका है फर्स्ट। और देखिए एनसीईआरटी में ब्लैक बॉडी से लिया गया था। आइए 28 नंबर पे आते हैं, बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 टू 50 इन 5 मिनट, मतलब आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2, माइनस का आ जाएगा θ0। बच्चों देखिएगा θ1 कितना है 60, माइनस का कितना आ जाएगा 50, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास
5 और ये आ जाएगा k टाइम्स 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का थीटा नॉट का मतलब हो गया सराउंडिंग टेम्परेचर और ये आ जाएगा 25। इक्वेशन नंबर इन व्हाट टाइम इट विल फर्दर कूल टू इतना। फर्दर मतलब होता है कि ये आगे कितना कूल कर रहा है, इसके आगे देखते हैं। तो अगली इक्वेशन बना लेते हैं। अगली इक्वेशन में कहां से कहां कूल होगा, 50 से 40। तो क्वेश्चन की समरी समझ रहे हैं, 60 से 50 होने में टाइम लग रहा है 5 मिनट का एंड 50 से 40 होने में टाइम लगेगा इन, हमें ये निकालना है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग इसको आगे। अच्छा वो मिनट में दिया है, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड में दिए हैं, अलर्ट रहिएगा। तो हमारे पास आ जाता है क्या, देखिए इक्वेशन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। 50 माइनस 40 अपॉन टाइम निकालना है k टाइम्स कांस्टेंट आ जाएगा 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नॉट की वैल्यू आ रही है 25। बच्चों ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड करिएगा, ऊपर 10 नीचे, तो 10 10 10 कैंसिल हो गया, t बाई 5 आ गया, डिवाइडिंग 1 बाई 2, k कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 110। देखो ये आ गया हमारे पास 50 50 50 कैंसिल, तो 60 बाई 2 यानी 30 आ गया ऑप्शन ऊपर। नीचे आ जाएगा हमारे पास 50 50 कैंसिल, तो 40 आ जाएगा। ये बच्चों कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास t आ रहा है 15 बाई 4 मिनट। और आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 60 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 225। चेक करिए कहां गड़बड़ है। 15 करेक्ट ऑप्शन हमें यहां से निकालना है बेटा, तो ये हमारा 450 आ रहा है ना। अच्छा ओके ओके, एक गड़बड़ कर दिया हम, क्या मालूम है 40 कैसे आ गया, जैसे ये 2 इंटू 50। बच्चों आते हैं हम लोग एक बार सेकंड इक्वेशन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। अ बॉडी कूल्स 60 टू 50 इन 5 मिनट एंड 50 टू 40 इन t मिनट। इक्वेशन 1 बनाइए, 60 माइनस 50 अपॉन 5 आ जाएगा k टाइम्स 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई माइनस का आ जाएगा 25। 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई आ जाएगा t, और ये आ जाएगा 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 25। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ऊपर आ जाएगा 10 बाई 5, नीचे आ जाएगा 10 बाई t, यहां पर आ जाएगा आपके पास 50 50 कैंसिल, तो 30 आ जाएगा, और यहां पर 50 50 कैंसिल, तो 20 आ जाएगा। तो t अपॉन आ जाएगा हमारे पास 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 20, 5 4 जा, और ये आ रहा है 30 डिवाइडेड बाई 4 मिनट। मिनट को बदल देंगे हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 30 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 60, और ये आ जाएगा 450 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं, ये हमारा लिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, पेज नंबर 219 पर, एनसीईआरटी में लिखा है, प्रॉपरली समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो पेज नंबर है बेटा वो हमारा है 219। और एक बात समझ लीजिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका निश्चित तौर पे आगे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 2 रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड डायामीटर
एज वेल एज मटेरियल ट्रांसफर गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 10 सेकेंड। सब कुछ सेम है, 10 सेकेंड में हीट ट्रांसफर करती हैं व्हेन दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड। अगर मैंने समझाया था, अगर एंड टू एंड होता है तो ये सीरीज में सिस्टम आता है, सीरीज में हमारे पास आ जाएगा 10 सेकेंड। व्हेन दे आर ज्वाइंट लेंथ वाइज, व्हेन दे आर ज्वाइंट लेंथ वाइज, तब बताइए टाइम कितना आएगा। तो पैरेलल में टाइम निकालना है। जब रॉड को सीरीज में जोड़ लेते हैं, और कितनी रॉड है हमारे पास, 2, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने बताया था कि सीरीज का टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रॉड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सीरीज का टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रॉड कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। सीरीज का टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी 2.5 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक होती है, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो सीरीज और पैरेलल में एक बार बना के फॉर्मूले और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। कंडक्शन के चैप्टर में सीरीज एंड पैरेलल का शॉर्टकट ट्रिक होता है। थर्ड, इसका पहला वाला आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 2.5। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। आते हैं, पेज नंबर दिया है हमारा 215 पर, और ये देखिए ये स्टीफन के लॉ को ही समझाया है और इसी से ही इन्होंने कैलकुलेट किया है। हालांकि ट्रिक है तो ट्रिक तो उतना ज्यादा प्रॉपरली कहा नहीं गया होगा, है ना। आते हैं, एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। थ्री rods of identical area of cross section made from the same metal and side of isosceles triangle right angle at B. The temperature of A and B are maintained at T and under root T. तो अगर हम राइट एंगल देखते हैं कहां पर बनाया है, तो राइट एंगल बी पर बनाया है, तो ये बी है, इसका टेम्परेचर टी है और इसका टेम्परेचर अंडर रूट 2T है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर है। टेम्परेचर ऑफ द सी पॉइंट इज TC। तीनों रॉड हैं और तीनों का एरिया बराबर है और इनका कंडक्टिविटी बराबर है, लेकिन लेंथ तो अलग अलग होगा क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, आ गया L अंडर रूट 2। अब इसमें K सेम है, अब इसमें एरिया सेम है, तो कंडक्शन का मेथड निकालना है। एक बात इन्होंने बोली है, मेंटेन, किसको मेंटेन करना है, A और B को। तो A और B को जब मेंटेन करेंगे तो कौन से वाले में कंडक्शन नहीं लेना पड़ेगा, ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो हीट का फ्लो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें हीट का फ्लो हो जाएगा तो टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा सारे बच्चे, यहां पे क्या करना है आपको, HBC लगाना है और HCA लगाना है। इन दोनों में कंडक्शन लेंगे, तो जब इन दोनों में कंडक्शन लेंगे तो B से C में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K एरिया A एंड अंडर रूट 2T माइनस का TC डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास L, और बेटा ये आ जाएगा K और एरिया A, और बेटा आ जाएगा हमारे पास TC माइनस T आ जाएगा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा L अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बात अच्छे से देखिएगा, यहां पर हम लोगों ने L और L को कैंसिल कर देंगे, K और K कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2T आ जाएगा माइनस का रूट 2TC आ जाएगा। बेटा ये TC आ जाएगा माइनस का TC आ जाएगा, इधर लाएंगे T तो T अंडर रूट 2 प्लस 1 और TC को कॉमन ले लेंगे, TC अपॉन T की वैल्यू आ रही है 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1, तो रटा रटाया आपका है, यानी कि इसका सेकंड वाला आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन में एक बात आपसे और ध्यान रखने की बात है, सेकंड वाला आंसर जिन जिन बच्चों ने लगाया है वो बच्चे हमारे मतलब बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है आपके, मतलब वो DPP पे दिया गया है, वहां से रट के गए हैं। आपने गलती कर दी, देखिए अगर ये गलती करेंगे तो गलती क्षमा योग्य नहीं है भाई साहब, यहां पलट दिया गया है, मतलब उल्टा किया गया है। अब हमें ये नहीं करना था, हमको T अपॉन TC करना था, तो ये अंडर रूट 2 ऊपर प्लस 1 नीचे 3, तो ये वाला आंसर जिन लोगों ने लगाया है गूगली हो गई बेटा, है हमारा आंसर जो आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1। हमसे T अपॉन TC पूछा गया है और वहां पे TC अपॉन T पूछा गया था, तो ये सिली मिस्टेक्स आपसे करवाई जाएंगी। आइए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 30 का पहला। आते हैं क्वेश्चन नंबर, कहां से लिया गया है, पेज नंबर 215।
बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, लैम्डा एम फॉर द, हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर, मतलब लैम्डा एम टी ये हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब हो गया वीन्स कांस्टेंट। टी की वैल्यू निकालनी है तो बी अपॉन लैम्डा एम आ जाएगा। बी की कितनी वैल्यू है 2892 10⁻⁻6 मीटर केल्विन, और हमारे पास ये देखिए कितना दिया माइक्रोन्स, तो 14.46 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोन का मतलब हो गया माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का मतलब समझ गए, 10⁻6 से ये चला गया और 14 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा 200। तो ये आंसर आ जाएगा 200 केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ वाला 200 केल्विन। इसमें एक बात बहुत अच्छी है, आपको बी की वैल्यू को बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ये वाली वैल्यू ध्यान से समझनी। चलिए, ये लिया गया है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, पेज नंबर 218 एनसीईआरटी। आते हैं स्टेटमेंट 1। कौन सा टू स्टेटमेंट के लिए बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि क्या है। कंडक्शन ऑफ द हीट टेक प्लेस सॉलिड एंड लिक्विड लाइक मर्क्यूरी एंड मोल्टन मेटल। मतलब बात समझने की यहां पर क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि जितना भी देखो मेटल की बात कर रहे हैं तब तो ये मर्क्यूरी वर्क्यूरी सब आ जाएगा। मोल्टन का मतलब हो गया ये कैसी स्टेट हो गई, ये हमारा हाईली डेंस हो गया, हाईली डेंस। तो मोल्टन स्टेट का मतलब हाईली डेंस्ड, और ये करेक्ट है। हमें मालूम है कि जब भी कंडक्शन होता है ना, तो कंडक्शन आपका मेटल्स में होगा, कंडक्टर्स में होगा, एंड बेटा सॉलिड्स में होगा, और हमारा हाईली डेंस लिक्विड में होगा। रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम हीट सोर्स टू गिवन बॉडी एज द स्पीड ऑफ लाइट इन द लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो है ना, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो हमें लगता है बेटा आपको चौथा वाला आंसर लगाना है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन हम लोगों का इनकम्प्लीट लग रहा है, मैं देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, इसमें स्पीड ऑफ लाइट लिखा नहीं है, 3 × 10⁸ आपके पेपर में लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं बच्चों, तो हम आराम से इसको लगा सकते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा फोर्थ वाला। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है फोर्थ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाई 10%, एब्सोल्यूट मतलब कैपिटल टी, देन परसेंटेज इंक्रीज इन द एमिटेड रेडिएशन। तो लेट 100 होता है इनिशियल टेम्परेचर 100 केल्विन, और T2 हो जाएगा इंक्रीजेज बाई 10% 110 केल्विन। एब्सोल्यूट हमें मालूम है बेटा E2 अपॉन E1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 का पावर 4। बेटा हमें मालूम है 110 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगी, E2 अपॉन E1 आ जाएगा। हमें E2 अपॉन E1 -1, और बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 11 अपॉन 10 पावर 4। सॉल्व करेंगे, -1 इधर भी करेंगे, -1 करने से परसेंटेज निकल आता है। तो इधर क्या आएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में E2 माइनस E1 अपॉन E1 आएगा, और इसकी पावर जरा 4 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। समझने की बात है। तो बेटर है कि आप यहां पे 1.1 की पावर 4 ना कर दीजिए भाई, 10 से डिवाइड कर दीजिए, और 1.1 10 की पावर 4 का मतलब हो गया बच्चों, ये बात समझ लीजिएगा, 1.1 1.4641, तो 1.4641 -1, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.46, ये माइनस कर देंगे तो पॉइंट का 4641। बच्चों 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो मेथड क्या कहता है, सबसे पहले आप सभी लोग रेशियो निकाल दिया करिए, 100 का मल्टीप्लाई करने पर अप्रोक्सीमेटली
46% हमारा आंसर 33 वाले क्वेश्चन का आ रहा है। सबसे बढ़िया चीज क्या है कि टेम्परेचर 100 लेकर स्टार्ट करिए, 10% बढ़ा देंगे और E2/E1 करेंगे और E2/E1 में दोनों तरफ -1 करके परसेंटेज निकाल देंगे। टेक्निक याद कर लो, बहुत काम आने वाली है। स्टीफन लॉ। आइए, a cylindrical rod of aluminium metal 20 centimeter and radius given है, two ends are maintained at the temperature 0 and 50, conductivity given है and thermal resistance निकालना है। R इक्वल टू होता है L/KA। मेरे प्यारे बच्चों, L की वैल्यू कितनी है? 20। अब देखिए, सारे बच्चे एक बात देखेंगे कि आपको निकालना क्या है। सेंटीमीटर में ऑलरेडी K गिवन है, तो सेंटीमीटर में ही लेंथ रहेगी, तो 20 सेंटीमीटर। के की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.4। कैलोरी में ही लाना है। एंड एरिया कितना हो जाएगा? रेडियस गिवन है बेटा, तो रेडियस गिवन है तो पाई और आर स्क्वायर। आर का मतलब हो गया पॉइंट, आर का मतलब हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 4 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू यहां से 20 डिवाइडेड बाई यहां से 4 आएगा 1.6 पाई। आप इसको बेटा एक काम करिएगा, इसको आप करिए और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा आ जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा पाई, तो दैट विल बी 25/2 पाई। तो कोई ऑप्शन आ रहा है? इसका राइट ऑप्शन आ रहा है 34 का फर्स्ट। एक्चुअली आपको इसमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि इस क्वेश्चन को आपको समझना ऐसे है कि यूनिट अगर थोड़ी सी गड़बड़ दी होती तो हम लोग इसको नहीं कर पाते, है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग। ये लिया गया है थर्मल रेजिस्टेंस, एज सच आपका प्रॉपरली नहीं लिखा है, लेकिन आपका हम लोगों ने स्टीफेंस लॉ से ही हम लोगों ने यहाँ पे फूरियर लॉ से निकाला है, क्योंकि हम लोग फूरियर लॉ में लॉ ऑफ कंडक्शन में ही पढ़ते हैं इसको। आते हैं, L/2 is the length and 2A is the area of cross section and 4K is the conductivity, then thermal resistance निकालना है। फॉर्मूला होता है बेटा थर्मल रेजिस्टेंस का L/KA, और आपको क्या करना है, L की वैल्यू हो गई L/2 और K की वैल्यू है 4K और बेटा A की वैल्यू हो जाएगी 2A, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 2 जा 16, तो दिस विल बी L/16 KA। कोई ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है इसका सेकंड वाला। तो करेक्ट बेटा आंसर आ जाएगा हमारा पास, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर आ गया सेकंड, 35 नंबर पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर पे रेट ऑफ कूलिंग एट 327 इज इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज 27 इज H। रेट ऑफ कूलिंग दी हुई, एक्चुअली ये स्टीफेंस लॉ है। रेट ऑफ कूलिंग हमें इस टेम्परेचर पे निकालना है, तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब हो गया हमारे पास E1/E2 और T1/4 T0 की पावर 4 एंड T2 की पावर 4 और T0 की पावर 4। बच्चों जब भी रेट ऑफ कूलिंग की बात करेंगे तो कहीं कूलिंग रेट ना लगा दीजिएगा, सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है, फूरियर लॉ लगाना है ना। नहीं, हम लोगों ने स्टीफेंस लॉ से निकाला था, तो स्टीफेंस लॉ निकालना है। एक्चुअली आपको करना क्या है, स्टीफेंस लॉ के 4 केस होते हैं, 4 केस में ये विद सराउंडिंग टेम्परेचर निकालना है, सीधी सीधी बात है। T1 का मतलब क्या हुआ बताइए, दिस इज 600 केल्विन T1, दिस इज T0 और T0 हो जाएगा 300 केल्विन एंड दिस इज बताइए क्या है ये T2 और T2 हो जाएगा 900 केल्विन। अब बताइए कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 600 केल्विन, 300 केल्विन, 900 केल्विन, 300 केल्विन। आप क्या करेंगे, 2 जीरो उड़ा देंगे, 3 आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा, 9 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 -1, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 -1, ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 ऊपर आ रहा है, नीचे 80 आ रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा एंड 5 16 जा, तो 3/16। पहली बात तो ये आएगा 3/16, पहली बात तो ये आएगा बेटा आपके पास 3/16।
अब 3/16 आ रहा है तो E1 को E ले लेते हैं और E2 निकालना है और ये आ रहा है 3/16। तो 3/16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3/4 का होल स्क्वायर। शायद आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि ये कैसे लिखा। 3 को लिख लिया √3 का स्क्वायर और 4 को लिख लिया हम लोगों ने। तो 4, अब हमें E2 निकालना है। तो बच्चों यहां से E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको पलट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 ऊपर √3 नीचे होल स्क्वायर और E आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन इसका 36 का 2। आते हैं नेक्स्ट वाले पर, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बेटा 37 पे। When the temperature of a black body increases, then it is observed that wavelength corresponding to maximum energy changes this to this. The ratio of the emissive power of the body हमें निकालना है। बच्चों हमें मालूम है λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2। दिस इज एक्चुअली T1 अपॉन T2 आता है λ2/λ1 से, और हमें एमिटिंग पावर का रेशियो निकालना है। तो हमें एमिटिंग पावर जो होती है E1 अपॉन E2 T1 अपॉन T2 की पावर 4 पे डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी λ2/λ1 की पावर 4। बताइए λ2 की कितनी वैल्यू है, λ2 है पॉइंट का 13 माइक्रोमीटर, पॉइंट का 39 माइक्रोमीटर, और पावर 4 हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगा 1/81 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा रेशियो ऑफ द पावर 37 का थर्ड वाला आंसर सही है। पेज नंबर 219 से लिया गया है। आइए, 2 सिलेंडर ऑफ द सेम डायामीटर, डायामीटर सेम, एक्चुअली ये सिलेंडर हमारे ऐसे दिए गए, ठीक, एक हमारा आयरन का है और एक हमारा सिल्वर का है। तो हम अगर ये ले लेते हैं, ये टेम्परेचर हमारा किसका है, इंटरफेस टेम्परेचर है, और डायामीटर सेम है, इस तरह से रखा गया है। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 11 टाइम्स ऑफ आयरन, मान लीजिएगा थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर की K है, सॉरी ये आयरन की K है, तो इसकी हो जाएगी 11 की। अब इन्होंने 2 सिलेंडर ऑफ सेम डायामीटर, वन ऑफ द आयरन एंड आर प्लेस्ड एज, इस तरह से रखा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही है कि सर यहां पे बताइएगा, यहां पर आप बताइएगा कि क्या हम इनकी सिलेंडर ऑफ सेम डायामीटर कहा है, एंड जो इन्होंने एक्चुअली जो इन्होंने डायामीटर सेम बोला है ना, और डायग्राम के हिसाब से इन्होंने लेंथ भी सेम ही दिया हुआ है। तो हम लोगों को लेंथ जब तक अलग नहीं बोलेगा तब तक हमको अलग नहीं लेनी, मेन बात ये। तो आपको यहां पर एक काम करना, हीट का कंडक्शन किधर से होगा, और यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है। दरअसल हम अगर इस डायग्राम को बेटा आपको ऐसे समझा दें जो आपकी हैबिट है, तो आनंद आ जाएगा। 100 इधर है, ये आपका, और ये एरिया सेम हो जाएगा, डायामीटर ही सेम है, और ये आपका थीटा हो जाएगा। ये आयरन है बेटा, ये क्या है, सिल्वर है, और आपको थीटा निकालना है। तो करना क्या होता है, इसको हम लोग किस तरह से करते हैं, जैसे K फॉर आयरन, K फॉर सिल्वर, डेल्टा थीटा फॉर सिल्वर एंड डेल्टा थीटा फॉर आयरन। शॉर्टकट टेक्निक है। टेक्निक शॉर्टकट क्या है, रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आयरन की सिल्वर की, इनके टेम्परेचर डिफरेंस का उल्टा बराबर होता है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये 100 माइनस थीटा, ये आयरन का है तो आयरन का नीचे जाएगा 100 माइनस थीटा, और सिल्वर का थीटा माइनस 0, थीटा माइनस 0, ऐसे करिए सॉल्व। और उधर आयरन की कंडक्टिविटी कितनी है बताइए, K, सिल्वर की कितनी है 11 K, बताइए 11, बताइए ये क्या है थीटा, और ये क्या है 100 माइनस थीटा। समझ लीजिए ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 100 माइनस थीटा इक्वल टू 11 थीटा, तो 12 थीटा इक्वल टू 100। तो थीटा की वैल्यू आ रही है 100/12। बच्चों 90, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 8.3।
8.3 कोई ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक, 12 8 जा 96। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। अच्छा एक बात आपको और बता दें, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, H1 इक्वल टू H2 तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। H आयरन इक्वल टू H सिल्वर लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लगा सकते हैं आप इसको। लेकिन आपको समझना यहां पर यही है कि आपको क्वेश्चन को लगाते समय इस बात का ध्यान भी रखना है कि क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से हो जाए। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R मेड ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 4K। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है R और 4K कंडक्टिविटी है, रेडियस इसकी R है। is surrounded by cylindrical shell of radius r inner and outer radius। तो शेल की रेडियस कितनी दी गई, ये देखिए, ये देखिए, अब शेल की कितनी रेडियस दी गई, ये देखिए, ये कौन सा कलर ले लें, रेड कलर। ये देखिए आपका सिलेंडर है। अब बताइए बाहर से जो कवर किया गया है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, 5K। तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझनी है, दरअसल ये क्या है, सिलेंडर इस तरह से बॉटल है, सिलेंडर की कंडक्टिविटी कितनी है, 4K, और उसको हमने इतना कवर लगा के चारों तरफ से इंसुलेटिंग मटेरियल से दूसरे मटेरियल से कवर कर दिया है। तो इस किनारे 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 उसकी एरिया निकालनी पड़ेगी, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका, तो सिलेंडर का निकालिए पहले, कितना आया, तो A1 आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और बाहर वाले का निकालेंगे तो A2 आ जाएगा आउटर एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो दिस विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। ये शेल का एरिया आया। फॉर्मूला लगेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी K1A1 पैरेलल में, पैरेलल सर क्यों है, क्योंकि यहां पे एरिया डिवाइड हो रहा है, A1 प्लस A2। अब बताइए क्या होगा, K1 और K1 में अंदर वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, K2 बाहर वाला, तो बाहर वाला एरिया 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी K1 3K2 अपॉन 4। आप क्या करेंगे, K1 की वैल्यू पुट करेंगे 4K प्लस 3 इंटू K2 की वैल्यू पुट करेंगे 5K अपॉन 4। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19, 19 बाई 4K। करेक्ट ऑप्शन हमारा पुराने जो क्वेश्चन आपने किए हैं, प्रैक्टिस की है, उसी से ही उसी तरह का है। तो 39 का राइट आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का। कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, खाना पकाने के बर्तन, हमारे ऐसे होने चाहिए, मोस्ट सुटेबल कौन सा होना चाहिए, जो खुद हीट को कंडक्ट कर दे, नीचे गैस की आंच को ऊपर ले जाए खाने में, और खुद गर्म कम हो, यानी कि लो हाई कंडक्टिविटी का, हाई कंडक्टिविटी दिया है। ठीक, तो ये तो लो कंडक्टिविटी गलत हो जाएगा, और लो स्पेसिफिक हीट तो बिल्कुल सही आंसर है ये वाला, हाई कंडक्टिविटी और लो स्पेसिफिक हीट, तो खुद गर्म ना हो। तो 40 नंबर का आंसर आ जाएगा बेटा 4। पेज नंबर हमारा एनसीईआरटी में एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ 215 नंबर पेज पे लॉ ऑफ कंडक्शन से आप समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब रेट ऑफ कूलिंग जो होती है माइनस dt बाई dt, ये रेट ऑफ कूलिंग होती है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस विद सराउंडिंग, यानी इसकी जगह पे हम डेल्टा थीटा कह सकते हैं। तो डेल्टा थीटा की पावर जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, डेल्टा थीटा की पावर 1 हो जाएगी, यानी कि 41 का पहला आंसर आ जाएगा। डेल्टा थीटा की पावर 1, टेम्परेचर डिफरेंस की पावर 1 होती है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, a cane is taken out from the refrigerator। a cane, cane मतलब जो हम लोग का कोल्ड ड्रिंक वाला केन होता है, taken out from refrigerator at 0 degree, atmospheric temperature is 25। इट कह रहा है इफ T1 इज द टाइम टेकन टू हीट, 0 डिग्री पे आपने फ्रिज से निकाला, 5 डिग्री सेल्सियस होने में
गर्म होने में टाइम लग रहा है T1, फिर 5 डिग्री, फिर 10 डिग्री से 15 डिग्री गर्म होने में टाइम लग रहा है T2। हमसे यह पूछ रहा है बताइए कूलिंग पढ़ते थे, हमसे पूछ रहा है बताइए इसमें क्या होगा। तो एक बात आपको बता दें कि जैसे जैसे बॉडी हमारी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे टाइम जो होता है वो हमारा बढ़ता जाएगा, ये हम सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि जब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि T1 का टाइम है, तो इसमें स्टार्टिंग में बॉडी हमारी जो हो रही है वो 0 डिग्री टेम्परेचर से निकाली थी, वो 5 डिग्री पे आ रही है, तो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इस समय टेम्परेचर सराउंडिंग का कितना है 25 और आपका टेम्परेचर कितना है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा होता है प्रोसीजर, मतलब रेट ऑफ फॉल और रेट ऑफ राइज दोनों चीजें सेम सेम होती हैं। मतलब कहने का है कि 5 डिग्री मतलब सराउंडिंग कितने पर है 25 पर, इस समय कितना अंतर है 5, फिर आप 10 से शुरू कर रहे हो तो अंतर क्या हो गया कम, इसका मतलब डेल्टा टी क्या होता है सराउंडिंग टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है ये वाली, जब ये अंतर कम हो जाएगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। अंतर कम कब रहा 10 डिग्री से, तो बॉडी हमारी 10 डिग्री पे आ गई है और सराउंडिंग कितने डिग्री पे 25 पे, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकंड, ये वाला टाइम ज्यादा लगेगा। आते हैं 42 का सेकंड। 43 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। टू आइडेंटिकल बॉडी हमारी दी गई है मेटल की, और रेशियो ऑफ द लॉस ऑफ हीट निकालना है P1 अपॉन P2, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया रहता है तो आप इसको इसी तरह से फाइंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये है T1 कितना 400 केल्विन में बदल दीजिए आप डायरेक्ट, ये है T2 कितना 500 केल्विन, ये है T नॉट कितना 300 केल्विन, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे 400 300 500 300 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 4 3 की पावर 4 5 की पावर 4 3 की पावर 4, राइट आंसर इसका आ रहा है थर्ड ऑप्शन 43 का थर्ड वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 44 पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 5760 दिया है, एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इन द रीजन, अगर 250 नैनोमीटर में एनर्जी वेवलेंथ होती है तो एनर्जी आती है हमारी U1, और अगर वेवलेंथ हमारी होती है बच्चों 500 नैनोमीटर तो वेवलेंथ तो एनर्जी आती है U2, और अगर होती है 1000 नैनोमीटर तो एनर्जी आती है U3 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, आप केवल ये निकाल दो कि लैम्डा m इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है, आप केवल ये निकाल दो वेवलेंथ कितनी इमिट कर रही है बॉडी हमारी, नैनोमीटर केल्विन, गौर करिएगा नैनोमीटर केल्विन, और नीचे टेम्परेचर कितना है 5760 केल्विन, केल्विन केल्विन क्या हुआ, ये आपका अप्रोक्स आ जाएगा 1/2 1 2 3 10 की पावर आ जाए, ऐसे करिए देखिए ऊपर 2.88 है नीचे 5.76 कर दीजिए, ऊपर पावर 6 है नीचे पावर 3 कर दीजिए, क्योंकि डेसिमल लगा दिया हम लोगों ने। अब हमारे पास बचा 1000 ऊपर नीचे 2, देखिए ये कट गया और पावर 3 हो जाएगी, ये आ जाएगा 500 नैनोमीटर। अब आपको मालूम है कि वीन के लॉ में आपको लैम्डा एम जो होता है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। तो हमारे चार्ट के हिसाब से ये कहां पे गा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो ये वैल्यू हमारी U1 से भी ज्यादा हो जाएगी और U2 से भी और U3 से भी ज्यादा हो जाएगी, तो ये तो है ही आंसर, कभी मान लो बदल दिया जाए तो U3 से भी ज्यादा हो जाएगी, तो फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा 44 का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आ जाए, आते हैं 45 क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है सिलिंड्रिकल रॉड है, T1 T2 टेम्परेचर है,
इनके एंड के दिए गए हैं और हीट का फ्लो रेट है Q1। तो सिलेंड्रिकल रॉड में ये रेडियस R है, ये इसकी लंबाई होती है, Q प्रोपोर्शनल होता है R²/L। शॉर्टकट, ठीक। ये हमारा पहला केस है। अगर हम डायमेंशन को ट्रिपल कर देते हैं, मतलब R की जगह क्या कर देते हैं, ये Q1 कर दो, और R की जगह क्या कर देते हैं 3R, और L की जगह क्या कर देते हैं 3L। ये डायमेंशन ट्रिपल करने वाला सवाल है। तो Q डिपेंड करता है सिलिंड्रिकल में R²/L। अब इनको डिवाइड कर दीजिए, Q1/Q2, या ऐसे करिए, Q2 को लिखा रहने दीजिए, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा R²/L। बताइए क्या कैंसिल हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा Q1, तो हमारे पास आ जाएगा Q2 = 3 टाइम्स ऑफ, क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हमारा Q2 = पहला ऑप्शन 45 का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। इसमें हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो 3Q1 आ जाती है बच्चों। जिस समय हम डबल करते हैं तो डबल करने पर 2Q1 आता है, ट्रिपल करने पर 3Q1 आता है, n टाइम्स करने पर समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह से आ सकता है आपका। तो ये हम लोगों के सारे क्वेश्चन 45 हो गए। बहुत अच्छे से आपने पेपर दिया होगा। अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।